डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब बच्चों, जैसे आप देखिए मैं इस तरह से कोई हाथ रखूँ, यहाँ पे कुछ एक तरह से इसको कह दो ऑब्स्टेकल है, मैं यहाँ पे कोई अगर लाइट सोर्स रखता हूँ तो लाइट जब यहाँ से चलेगी तो इस तरह से इसके ऊपर फॉल होगी, तो यहाँ पीछे की तरफ लाइट नहीं आएगी, तो ये कहलाएगा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। और लाइट यहाँ से ऐसे होते हुए इधर निकल जाएगी, ऐसे इधर होते हुए और इधर निकल जाएगी, तो पीछे का पार्ट अंधेरा है, यहाँ पे शैडो होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट कॉर्नर से शैडो रीजन की तरफ बेंड हो जाती है। इस फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बेटा डिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का बेंड हो जाना अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर। एपर्चर का मतलब किसी होल से। तो थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमने ये मान लिया कि ये एक ऑब्स्टेकल है और यहाँ पे हमने एक सोर्स रख दिया, तो बेटा जब लाइट चलेगी तो ऐसे जानी चाहिए। ये पीछे का पार्ट जो है दैट इज ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। तो बेटा लाइट कॉर्नर से इस तरफ बेंड हो गई, जो डॉटेड लाइन दिखाई है मैंने, ये बेंड हो गई है इस तरह। इसी तरह से अगर कोई एपर्चर है तो लाइट यहां से जाएगी तो बाहर ऐसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं होनी चाहिए। यह है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन दोनों तरफ। तो बेटा लाइट इस तरफ बेंड हो जाती है शैडो रीजन की तरफ। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहां पे एक नेसेसरी कंडीशन है, डिफ्रैक्शन तभी ज्यादा होता है या प्रोनाउंस्ड होता है जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर इज कंपेरेबल विद वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी जो भी वेव आ रही है अगर उसकी वेवलेंथ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या एपर्चर के इक्वल है तो डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। लाइट के केस में क्या होता है, लाइट की वेवलेंथ होती है बहुत कम, तो उतना छोटे साइज का एपर्चर या ऑब्स्टेकल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि साउंड वेव की वेवलेंथ क्या होती है, वो ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो बेटा वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से जितनी वेवलेंथ साउंड वेव की होती है करीब करीब उतनी ही साइज का ऑब्स्टेकल या एपर्चर रेडिली अवेलेबल होता है। इसलिए बेटा साउंड वेव ज़्यादा डिफ्रैक्ट करती है, लाइट वेव कम डिफ्रैक्ट करती है। समझ पा रहे हो? तो लाइट वेव का डिफ्रैक्शन हमें कम देखने को मिलता है, साउंड वेव का ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ कम ज्यादा है और उसकी वजह से उसके साइज के जो एपर्चर या ऑब्स्टेकल्स हैं वो रेडिली अवेलेबल होते हैं। क्लियर है बच्चों? अच्छा आगे देखते हैं। हमें जो कोर्स में है सीबीएसई में दैट इज डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। इसको समझते हैं बच्चों। देखिए हमने एक सोर्स रखा और सामने एक स्लिट रख दी है। ये जो ए बी है ये एक स्लिट है, तो यहां से जब लाइट चलेगी तो बेटा हमने एक लेंस रख दिया ताकि इस लेंस के फोकस पे ये सोर्स आ जाए तो लाइट पैरेलल रेज में चले। पैरेलल मतलब इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, तो क्या होगा, यहां से लाइट पैरेलल चलेगी। अगर हमने इस स्लिट के बाद में एक और लेंस रख दिया कन्वर्जिंग लेंस, तो बेटा लाइट जब यहां से इस लेंस पे फॉल करेगी तो फिर ये फोकस पे जाके मिल जानी चाहिए। तो पूरी लाइट क्या हो, फोकस पे जाके ब्राइट बना दे, क्योंकि सारी लाइट वहीं पे इकट्ठी हो रही है। लेकिन हम लोग देखते हैं बेटा कि इस सेंट्रल ब्राइट के दोनों तरफ भी डार्क ब्राइट के पैचेज बन जाते हैं, बेंड्स बन जाते हैं। तो ब्राइट लाइट कहां से आई हो, कहीं ना कहीं से इंटरफेरेंस हुआ होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, तभी ब्राइट लाइट आई है। अगर नहीं होता तो इसका मतलब बेटा सिर्फ सेंटर पे ही ब्राइट बनना चाहिए थे, दोनों तरफ बिल्कुल डार्क रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो बैंड्स बनते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से बनते हैं। उसको कैसे डिफाइन करना वो समझते हैं। हम ये मान के चलेंगे बेटा कि इस लेंस के बाद में जो लाइट चलेगी वो वेव फ्रंट की फॉर्म में चलेगी, और जब वेव फ्रंट इस एपर्चर पे आके फॉल होगा, स्लिट पे फॉल होगा, तो बेटा स्लिट का हर पॉइंट एक तरह से सेकेंडरी सोर्स होगा। सेकेंडरी सोर्स होगा जहां से वेवलेट प्रोड्यूस होंगे। मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार इस स्लिट का हर पॉइंट एक तरह से सोर्स की तरह से बिहेव करेगा। तो फिर यहां से लाइट चलेगी, और इस लाइट की वजह से जैसे यहां से भी एक लाइट गई, सेंटर से भी लाइट गई, फिर इस पॉइंट से भी लाइट गई, तो जब ये सारी लाइट जाके किसी पॉइंट पे मिलेंगी तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस स्लिट का साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट हो। क्लियर है बच्चों? तो व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्लिट
whose size is comparable with wavelength of light, then bands of bright and dark lights forms on both sides of the central bright. Intensity of bright band decreases sharply. बेटा सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी बहुत होती है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट की होगी, उसके ऊपर डार्क होगा, उसके ऊपर फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट होगा। जो फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट है उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट के कंपैरिजन में बहुत कम है, ऐसे ही नीचे की तरफ। इसी तरह से फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट के ऊपर सेकेंडरी डार्क होगा, उसके ऊपर सेकेंड ब्राइट होगा, सेकेंड ब्राइट की इंटेंसिटी फर्स्ट ब्राइट से भी कम होगी, तो इंटेंसिटी डिक्रीज करती चली जाती है। आपने देखा होगा इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट्स की इंटेंसिटी सेम रहती है। क्लियर यहां तक? चलिए, तो बेटा अब हम यहां पे देखते हैं कि अगर हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर ले इस केस में कि P पॉइंट पे जो लाइट पहुंची उसका पाथ डिफरेंस कितना होगा, मतलब A से कुछ लाइट गई और B से कुछ लाइट गई। अगर हम ये फाइंड आउट कर दें कि दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो पाथ डिफरेंस हम लोग पहले से जानते हैं, अगर m लैम्डा के इक्वल आता है तो बेटा ब्राइट होता है, और अगर 2n-1 λ/2 के इक्वल आता है तो फिर डार्क होता है। तो समझते हैं, तो हमने क्या करना बेटा, सिंगल स्लिट इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी वेव फ्रंट, सो ईच पॉइंट ऑन इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट, जो अभी मैंने डिस्कस किया। सो ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट बैंड्स ऑफ लाइट फॉर्म्स। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए समझिए कि बेटा A से लाइट गई P पर और B से लाइट गई P पर, तो आप देख रहे हो BP बड़ा है AP से। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बच्चों, इस D पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर है, तो आप देखेंगे AP और DP इक्वल होंगे। इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहा, BD का। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो BD के इक्वल आएगा। और ज्योमेट्रिकली अगर ये एंगल हमने थीटा लिया है, ये सेंट्रल लाइन से जो P पॉइंट लिया है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ज्योमेट्रिकली ये एंगल भी अगर यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो ये एंगल थीटा आएगा। तो इस ट्रायंगल में ABD में आप साइन थीटा कैलकुलेट करो तो साइन थीटा BD/AB होगा, यहां से BD A साइन थीटा आ जाएगा, वेयर A इज द अपर्चर ऑफ द स्लिट। तो बेटा हमारा पाथ डिफरेंस आया A साइन थीटा। लेकिन अगर एंगल बहुत छोटा है, जो नॉर्मली होता है, तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम थीटा की तरह से ले लेंगे। तो पाथ डिफरेंस बेटा हम A साइन थीटा भी ले सकते हैं और A थीटा भी ले सकते हैं। A साइन थीटा तब लेते हैं जब थीटा 30-45 मतलब बड़ा हो, और A थीटा तब लेते हैं जब थीटा की वैल्यू बहुत कम हो। तो बेटा अब आगे से हम पाथ डिफरेंस डिफ्रैक्शन के लिए हम A थीटा या A साइन थीटा लेके चलेंगे। क्लियर है बच्चों? इसके बाद पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, यहां पर मिनिमा बनेगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब किस पोजीशन पे जाके मिनिमा बनेगा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे बनने वाला है, तो ये हमें डिस्कस करना है। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, पूरा थियोरेटिकल है। अब ये मान लीजिए शुरू में जैसे कंसिडर पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट फ्रॉम A एंड B इज लैम्डा। शुरू में हमने माना कि यहां से जाने वाली लाइट और यहां से जाने वाली लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है बेटा, तो इस स्लिट के दो पार्ट मान लो, AC और CB। तो बेटा A से जाने वाली लाइट और C से जाने वाली लाइट के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, λ/2। अब अगर A से आगे कोई पॉइंट है और C से आगे कोई पॉइंट है, वहां से भी लाइट जाएगी, उनके बीच में भी पाथ डिफरेंस λ/2। C और B के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2। लेकिन λ/2 जब पाथ डिफरेंस होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ये कब बना है, जब हमारा इनिशियली पाथ डिफरेंस हमने क्या लिया है, लैम्डा। सिमिलरली अगर हम पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा ले लें कि यहां से और यहां से जाने वाली लाइट का पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो उस केस में बेटा इस स्लिट के 4 इक्वल पार्ट कर ले और चारों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2 λ/2 λ/2। हमें पता है λ/2 के एक पेयर जो होता है वो यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है। तो बेटा 4 हैं तो इसका मतलब 2 पेयर हो गए, दोनों पेयर यहां पे क्या बनाएंगे, डार्क बनाएंगे, यानी सेकेंडरी मिनिमा बनाएंगे। तो इसका मतलब बेटा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ये किसकी पोजीशंस हो गई, मिनिमा की पोजीशंस हो गई। इसका मतलब जनरल कंडीशन अगर हम निकालें तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा आएगा और पाथ डिफरेंस होता है हमारा a थीटा। तो बेटा a थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा या थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा बाई a।
तो ये इस एंगल पे, यहां से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो कि कहां पर, अगर फर्स्ट मिनिमा निकालना है तो n1 रख दो, सेकंड मिनिमा की पोजीशन बतानी है तो 2 रख दो, थर्ड की निकालनी है तो बेटा 3 लिख दो। तो इस तरह से हम पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये कैसे निकलेगा? ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से थियोरेटिकली निकालना है। तो पार्ट डिफरेंस शुरू में आप 3 λ/2 ले लो। तो पार्ट डिफरेंस अगर ए से जाने वाली लाइट और बी से जाने वाली लाइट के बीच में पार्ट डिफरेंस 3 λ/2 है, तो बेटा उस केस में आपको क्या करना है, इस पूरी स्लिट के 3 इक्वल पार्ट कर लो। जैसे मान लीजिए स्लिट यहां से यहां तक है, तो यहां से जाने वाली लाइट और यहां से जाने वाली लाइट के बीच में पार्ट डिफरेंस 3 λ/2 है। तो बेटा अगर 3 इक्वल पार्ट कर दें तो ये भी λ/2, ये भी λ/2, फिर ये भी λ/2। 2 पार्ट तो जब पहुंचेंगे पी पॉइंट पे तो डार्क बनाएंगे, थर्ड पार्ट ब्राइट बनाएगा, क्योंकि उसको काटने के लिए चौथा पार्ट नहीं है हमारे पास में। तो इस थर्ड पार्ट की वजह से वहां पे ब्राइट बनेगा, जिसको बोलेंगे हम फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट, फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। समझ में आ रहा है बच्चों ये? ओके, देन ये जो थर्ड पार्ट से लाइट गई है, आप देखिए सेंट्रल ब्राइट जो बनता है वो पूरी स्लिट की वजह से बनता है, पूरी स्लिट की वजह से। लेकिन जो फर्स्ट ब्राइट बनता है वो पूरी स्लिट के 1/3 पार्ट से बनता है। तो इसका मतलब बेटा उसकी इंटेंसिटी कम होगी। उसके बाद अगर हम पार्ट डिफरेंस 5 λ/2 ले ले बेटा, तो फिर स्लिट के 5 इक्वल पार्ट कर लो। 5 में से 4 पार्ट तो डार्क बना देंगे और जो 5th पार्ट है उसकी वजह से ब्राइट बनेगा। लेकिन उस ब्राइट की इंटेंसिटी जो फर्स्ट वाला बना था उससे कम होगी, क्योंकि 1/5 पार्ट से बनेगा। तो इस तरह से 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, दीज आर द पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो जनरल कंडीशन क्या हो गई? पार्ट डिफरेंस बनेगा बेटा 2n + 1 λ/2। आप यहां पर n की वैल्यू क्या लोगे? n = 1 2 3। 1 पुट करो, देखो 3 λ/2 हो जाएगा, 2 पुट करो 5 λ/2 आ जाएगा। तो बेटा पार्ट डिफरेंस इतना होना चाहिए, और हमारा पार्ट डिफरेंस कितना होता है डिफ्रैक्शन में? a थीटा। तो a थीटा = 2n + 1 λ/2, तो यहां से थीटा कैलकुलेट कर लिया। तो इस एंगल पे बेटा मैक्सिमा बनेगा। क्लियर है ये? तो इस एंगल पे मैक्सिमा की पोजीशन पता चलेगी। अब हमें निकालना होता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा कितना मोटा होगा। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने यहां पे डायग्राम बनाया है, सेंटर में ये मैक्सिमा है, ये सेंटर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद मिनिमा, फिर मैक्सिमा, और फिर इस तरह से चलेगा, ऐसे इस तरफ मिनिमा मैक्सिमा। तो सेंट्रल ब्राइट को आप देखोगे बेटा, तो सेंट्रल ब्राइट दोनों तरफ के मिनिमा के बीच में है, इधर भी फर्स्ट मिनिमा और इधर भी फर्स्ट मिनिमा, इन दोनों के बीच में फॉल होता है। तो आपको मिनिमा की कंडीशन तो पहले से ही पता है, थीटा कितना होता है? n λ/a मिनिमा के लिए, और फर्स्ट के लिए क्या लोगे? n की वैल्यू 1 करोगे। तो फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होगी? थीटा = λ/a होगी। अब देखिए पहले वाला जो डार्क है उसका भी एंगल थीटा, और नीचे जो डार्क बनेगा उसका एंगल भी थीटा। तो बेटा कुल मिला के ये एंगल कितना हुआ? 2 थीटा। इसको बोलेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ λ/a। अच्छा, यहां पर अगर हमें लीनियर विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो हमें क्या करना बेटा? एंगल = आर्क अपॉन रेडियस। तो 2 थीटा = 2x/d, 2 थीटा = 2x/d। तो 2x हमारी इसकी लीनियर विड्थ है, 2x। तो 2x = 2 थीटा × d, और 2 थीटा हमने यहां पे कैलकुलेट किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2x आ जाएगा बेटा। दिस इज द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट बेटा हमारा इतनी लीनियर विड्थ रखेगा और इतनी एंगुलर विड्थ रखेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। थीटा जो निकालते हैं दैट इज एंगुलर विड्थ, और हमने जो ये निकाली है दिस इज लीनियर विड्थ। बच्चों डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी कर्व कैसे बनेगा ये समझते हैं। देखिए सेंट्रल ब्राइट सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। सेंट्रल ब्राइट से दूर चलोगे
तो सेंटर ब्राइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, और जहां पे मिनिमम हो जाए ऑलमोस्ट जीरो होगी वो होगा फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क के बाद में जो फर्स्ट मिनिमा होगा बेटा मैक्सिमम होगा, मतलब फर्स्ट ब्राइट जो होगा वो उसकी इंटेंसिटी इससे बहुत कम होगी। हम लोग जानते हैं 1/3 पार्ट से फर्स्ट ब्राइट बनता है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू सेंटर ब्राइट। सेकंड ब्राइट की इंटेंसिटी फर्स्ट के मुकाबले में बहुत कम होगी, तो इंटेंसिटी इतनी डिक्रीज हो जाती है बच्चों कि सेकंड ब्राइट भी हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो सेंट्रल ब्राइट ही मैक्सिमम होता है और उसी की वही हमें दिखाई देता है ऑलमोस्ट, बाकी फर्स्ट ब्राइट भी हल्का हल्का दिखाई देता है क्योंकि इंटेंसिटी कम होती। तो ये बनेगा इंटेंसिटी कर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए। आप लोगों ने देखा होगा इंटरफेरेंस में यानी यंग्स डबल स्लिट में कैसा बना था, सभी की इंटेंसिटी सेम थी, सभी सेम इंटेंसिटी के थे। ओके, एक चीज समझते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टेंस ये क्या है बेटा। देखिए जैसे ये अपर्चर है, अपर्चर से जैसे जैसे दूर चलेंगे तो आप देखेंगे लाइट का स्प्रेड बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब यहां से थोड़ी दूर चलोगे इतनी स्प्रेड हुई, थोड़ी और दूर चलोगे इतनी स्प्रेड हो गई, यहां इतनी स्प्रेड हो गई, यहां इतनी हो गई और बढ़ गई। मतलब लाइट की स्प्रेडिंग बढ़ती चली जाती है। ये बात समझ रहे हैं हम। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है और एक तरफ ये कहते हैं कि लाइट बाहर निकल के स्प्रेड होती जा रही है। तो क्या मतलब है इसका, दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को रिजोल्व करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है बेटा, देखिए यहां से स्प्रेडिंग बढ़नी शुरू हुई, मतलब इसका फैलाव शुरू हो गया। इसकी विड्थ होती है a, सेंट्रल लाइन से देखें जब इसका फैलाव पूरा ये यहां तक की डिस्टेंस a के इक्वल हो जाए, देख लो आप बेटा यहां पे a/2 है, यहां पर a/2 से बढ़ गई, a/2 से थोड़ी और बढ़ गई, इस तरह से बढ़ती जा रही है। इस जगह पे आकर जो x होता है नॉर्मली सेंटर पोजीशन से, और हम सेंट्रल मैक्सिमा की अगर पोजीशन निकालें तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां तक रहता है, फर्स्ट डार्क तक। तो फर्स्ट डार्क यहां पे बनेगा, इसका मतलब यहां से फर्स्ट डार्क की पोजीशन कितनी हो गई, a के इक्वल हो गई। मतलब हम ये कह सकते हैं x किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो जब x की वैल्यू फर्स्ट डार्क के लिए a के इक्वल हो जाए तो स्लिट से ये स्क्रीन की डिस्टेंस ZF यानी फ्रैक्शनल डिस्टेंस कहलाती है। तो बेटा इट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सिंगल स्लिट से एट विच स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बिकम्स इक्वल्स टू विड्थ ऑफ स्लिट। मतलब इसका फैलाव a के इक्वल हो जाए तो हम इस डिस्टेंस को कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टेंस। कैलकुलेट करना कैसे करना है देखते हैं बेटा। सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा बाई a होता है। अगर हम फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा निकालेंगे तो फर्स्ट मिनिमा का थीटा क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई a। और आप जानते हो बेटा सेंट्रल मैक्सिमा यहां से यहां तक का रहेगा, तो यहां पर फर्स्ट मिनिमा है, इसका मतलब यही एंगल थीटा है। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा यहां से थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई a आ गया। अब इस डायग्राम में देखना थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इक्वल्स टू x अपॉन d, थीटा इक्वल्स टू x अपॉन d और थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई a भी है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, x बाई डी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई a। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टेंस पे मतलब d इज इक्वल टू, जब फ्रैक्शनल डिस्टेंस के इक्वल हो जाए उस वक्त x a के इक्वल हो जाता है। तो हम ये कंडीशन लगा देंगे कि जब x इज इक्वल टू a है तो d किसके इक्वल है, फ्रैक्शनल डिस्टेंस के इक्वल है। तो बेटा x की जगह हमने a रख दिया, d की जगह फ्रैक्शनल डिस्टेंस पुट कर दिया, तो यहां से मैनिपुलेट करो ZF इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई लैम्डा आता है। तो ZF का फॉर्मूला ये है, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो बेटा इसमें हम ये मान के चलते हैं कि यहां से लेके यहां तक फ्रैक्शनल डिस्टेंस तक लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। मतलब यहां पर डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर नहीं आता। डिफ्रैक्शन पैटर्न कब नजर आता है, जब आप फ्रैक्शनल डिस्टेंस के बियॉन्ड जाते हो। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि यहां से यहां तक रे ऑप्टिक्स फॉलो होती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है और इसके बाद स्प्रेडिंग शुरू होती है, यानी यहां के बाद लाइट वेव ऑप्टिक्स की तरह से है, मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर आता है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बेटा फ्रैक्शनल डिस्टेंस के बाद नजर आता है, उससे पहले हम ये मान के चलेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, विच इज अ पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स।